अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्ज़ा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सर पीछे पेंटिंग बड़ी अच्छी लगी हुई है जो आपने लगाई। हाँ जी, मैंने बनाई है। अच्छा, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, आप पेंटिंग भी करते हैं, मुझे नहीं पता था। आज हम डॉक्टर साहब थोड़ी सी बात करेंगे हटके, वैसे तो खैर पॉलिटिकल बात ही करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आज समझना चाहूँगी, हमारी ऑडियंस भी, कि हमेशा से हम सुनते आए हैं पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, और अगर हमारी फौज और एजेंसीज ना होती तो भारत तो हमें खा गया होता। आपको लगता है भारत हमें खा जाने में इंटरेस्टेड है? नहीं, वो पाकिस्तान को देखें, खाने का तो कोई इंसान कोई अच्छी चीज हो तो खाता है ना। हम्म, अब आप सड़ा गला खाना खाएंगे तो उल्टियां और फूड पॉइजनिंग होगी। तो पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, हाईली रेडिकलाइज सोसाइटी, फेलिंग इकोनॉमी हम्म। और ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसको भारत में शामिल करके तो भारत अगर इसको खाएगा तो भारत का तो अपना जो इकोनॉमी का भी पेट खराब होगा। पॉलिटिकल हार्मनी जो है वहाँ उसका मजाज भी बिगड़ेगा। मैं नहीं समझता कि इस बात में कोई हकीकत है। खैर सालों से ये सुनते आए हैं, मगर अभी जो गवर्नमेंट आई है उसमें चाहे वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हों या उनके साथ के कुछ मिनिस्टर हों, अलीम खान वगैरह, और साथ इनका कहना है कि हम सैलरी नहीं लेंगे। कोई एहसान कर रहे हैं आपके ख्याल से? बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि सैलरी नहीं ले रहे, काम करेंगे ये लोग फिर? ये तो सैलरी लेके काम नहीं करते, वो जो सैल सैलरी के बगैर देखें, होगा। वो पहली बात, वो सैलरी के लिए इक़्तिदार में नहीं आए, पावर में नहीं आए। वो अपने कारोबारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इक़्तिदार में आए हैं और नए कॉन्ट्रैक्ट्स के में किकबैक्स लेने के लिए इक़्तिदार में आए हैं। वो अपने खिलाफ बने हुए कोई अगर केसेस हैं तो उन केसेस को खत्म करने के लिए आए हैं। यू नो, पॉलिटिक्स ब्रिंग्स पावर एंड एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो ये करप्ट पॉलिटिशियंस हैं और इनका मकसद तनख्वाह नहीं है। जितनी तनख्वाह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलती है, इतना तो मेरा ख्याल है कि एक हफ्ते का इनका किचन का खर्चा है। तो तनख्वाहों के लिए नहीं आते ये लोग जी। मगर साथ ही अभी हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब के दोनों बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज भी वापस आ गए, आते के साथ ही उनके केसेस भी खुल गए। वो केसेस किस लिए खोले गए हैं? आपको लग रहा है कि इनको भी वो केसेस खत्म करने के लिए खोले गए हैं, या अब इनको भी अरेस्ट करा जाएगा? पता नहीं, ये तो अब कोई लॉयर ही इसका जवाब दे सकता है, जो उनकी पार्टी से हो या किसी ऑपोजिशन पार्टी से हो। लेकिन जाहिर है एक्सक्यूज मी, देखें, आसिफ जरदारी के पेट से जो है पैसे निकालने वाला प्राइम मिनिस्टर है और उसी ने आसिफ जरदारी को प्रेसिडेंट भी बना दिया। और आप देख लें पीपल पार्टी के लीडरों की तकरीरें इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ क्या क्या कह रहे थे। और लेकिन सब एक है, क्योंकि हांडी में से सारों ने हाथ डाल के अपने अपने लिए निकालना है हिस्सा। और पाकिस्तान शहबाज वो हांडी है। सर, शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा था कि मैं सड़कों पे घसीटूंगा जरदारी साहब को। वो उन्होंने क्या कहा था, मैं घसीट के? घसीटूंगा, उल्टा लटकाऊंगा, घसीटूंगा। तो क्या सदर बनाने के लिए उल्टा लटका रहे थे, घसीट के ला रहे थे? हाँ, क्या पता। बिल्कुल, लग यही रहा इनका। लेकिन अब करेंगे क्या ये? इसलिए कि आईएमएफ का डेलीगेशन आज पहुंचने वाला है या पहुंच चुका होगा अभी तक। और जो इकोनॉमी की हालत है, जो पाकिस्तान की हालत है, ये दोनों पार्टीज मिलकर लग रहा है कुछ कर पाएंगी। और साथ कश्मीर का इशू जो है वो फिर वही है। देखें, इन्होंने मोहम्मद औरंगजेब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है, जो कि एक टेक्नोक्रेट है। बेसिकली वो बैंकर है, जैसे मोइन कुरैशी थे या आपके शौकत अजीज थे। उस तरह से ये एक बैंकर है। और जाहिर है कि आईएमएफ ने इनकी रिकमेंडेशन दी है कि इनको बनाएं आप। तो वो उनको हॉलैंड से पट पटा के यहाँ लाएं और यहाँ पे उनको वो करेंगे। तो बेसिकली पहले ये होता था कि जो आपको कर्जा देता था आईएमएफ, तो वो आपको कहता था रिस्ट्रक्चरिंग करें हम्म। वगैरह वगैरह। आप कहते थे ठीक है, पैसे ले लेते थे।
रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करते थे। पिछली गवर्नमेंट में आईएमएफ ने बहुत ज्यादा दबाव डाला, जिसकी वजह से एकदम महंगाई बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि आपने जो रिस्ट्रक्चरिंग की, नए टैक्सेस लगाए, प्राइसेस ऊपर गई। लेकिन अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं है। ये मोहम्मद औरंगजेब की तैनाती से यही नजर आता है कि वो सेटिस्फाई नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपना बंदा फाइनेंस मिनिस्टर लगवाया है, ताकि वो खुद मॉनिटर करे सारा कुछ। और अगर मोहम्मद औरंगजेब को फाइनेंस मिनिस्टर ये ना बनाए और उनकी जगह सागदार या जिसको मर्जी बनाए, तो आईएमएफ का लोन सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनको मिलेगा। अब आईएमएफ का लोन जो मिलेगा इनको, तो आईएमएफ ने अपना थानेदार बिठा दिया आपके कौमी खजाने के ऊपर बाहर से ला के, जिसका पाकिस्तान से कोई लगाव, कोई अवाम से लगाव नहीं है। वो एक नौकरी करने आया है, उसको एक नौकरी दी गई है कि ये काम तुमने करना है। तो आप देखिएगा, मैं समझता हूँ 3 महीने में इतनी महंगाई हो जाएगी पाकिस्तान में आने वाले 3 महीनों में कि मतलब है कि आप लोगों की चीखें जो निकल रही है ना, वो कोई, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान में जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ और देख रहा हूँ, और जिस तरह से मैंने माजी के इकोनॉमीज की, जो वीक इकोनॉमीज थी, उनकी स्टडी की है कि आईएमएफ ने वहां क्या किया, तो वहां दो ही काम किए। एक, उन्होंने वहां पे अंधाधुंध टैक्स लगाए, प्रॉपर्टी टैक्स बहुत ज्यादा किया। प्रॉपर्टी टैक्स में भी कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे उन्होंने होश रुबा टैक्सेस लगाए। एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए। और इसके अलावा उन्होंने पेंशन पे भी टैक्सेस लगाए, और जो लोगों की तनख्वाहें कटती हैं पेंशन की मद में, उस पे भी बहुत सारे टैक्सेस लगाए। और दूसरा काम जो मैंने देखा है वह वो ये कि जेलें भरी, क्योंकि लोग खिलाफ उसके निकलते हैं, तो लाखों की तादाद में फिर उन मुल्कों में जेलों में लोगों को रखा गया। अब खतरनाक बात जो आ रही है वो ये है कि आपका एक, इन्होंने कहा है जी कि हम इंडिपेंडेंट फेडरल बोर्ड ऑफ फेडरल रेवेन्यू अथॉरिटी बनाएंगे, यानी कि वफाकी हुकूमत से और सूबाई हुकूमतों से टैक्स कलेक्शन ये छीन रहे हैं। तो अब आपके पास जो टैक्स लेने के लिए आएगा, अगर आपने नहीं दिया तो वो बंदा वर्दी में होगा जी। मगर जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो असल में टैक्स चोर तो वही होते हैं। आम आदमी का तो वैसे ही टैक्स कट जाता है बैंक के थ्रू या किसी भी तरीके से। क्या उन नहीं, लोगों से आपका पैसा निकलेगा? आपका सबसे बड़ा जो टैक्स पेयर है ना, वो आपका मतलब है, जब ज़िया-उल-हक के दौर में 19% जो है टैक्स, वो आपके पूरे किटी का तकरीबन 19%, 20% वो नेशनलाइज्ड इकोनॉमी से आता था। उसके बाद ये बतदरीज कम होना शुरू हुआ, क्योंकि आपने प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दी। हम्म। एक तो जो आपकी इकोनॉमी के ये सेक्टर्स हैं, इनसे आप टैक्स कलेक्ट करते हैं। दूसरा, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, उनसे डायरेक्ट टैक्सेशन होती है। फिर जो आपके बिजली के बिल है, इनसे फिर डायरेक्ट टैक्सेशन है, जैसे जीएसटी है और ये चीजें हैं। तो ये बहुत आगे जा रही है कहानी। अब यहाँ तक कि मुझे ये लग रहा है कि इनको अब एग्रीकल्चर टैक्स भी लाना पड़ेगा, और आईएमएफ का जो मुतालबा है कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर भी टैक्स लगाया जाए, उनकी जो कमाई हो रही है मुख्तलिफ इंडस्ट्री से, हम्म। उसके ऊपर भी आईएमएफ का बहुत जोर है कि इनको भी टैक्स नेट में लाएं। तो देखते क्या होता है। लेकिन इनको लाना तो बहुत मुश्किल है सर, पूरे पाकिस्तान पे हाँ, कब्जा तो वो इन्हीं नहीं का ला है एक सकते, तरीके से। मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन ये आईएमएफ के मुतालबात हैं जो अंडर द टेबल हो रहे हैं। मगर ये कब तक इसी तरीके से आईएमएफ के दर पे खड़े रहेंगे, और अपना खुद जो काम है पाकिस्तान वो क्यों नहीं करते ये लोग? मतलब ट्रेड ओपन करें, बाकी चीजें बाकी कंट्रीज जैसे कमाती हैं और उसके बाद काम करती हैं, हम सिर्फ और सिर्फ लोन पे चल रहे हैं। देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर बचाना है, तो आपको इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात वॉर फुटिंग के ऊपर, यानी जंगी बुनियादों पे आपको इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। चाइना हम्म। ने ये किया ना, सी पैक, तो एक तूफानी बारिश आई है, ग्वादर डूब गया। ये तरक्की है।
सी पैक की कि जनाब ग्वादर को ये बना देंगे तो वो बना देंगे। और फिर चाइना ने आपको इतने लोन दिए, मैं मेरा ख्याल है 13% जो तकरीबन आपका चेक कर लीजिएगा, 13% के करीब जो जो आपका टोटल लोन आपने लिए हुए हैं ना, उसका 13% जो है तो सिर्फ चाइना से लिया हुआ है आप, और बहुत ज्यादा महंगे सूद पे लिया हुआ है। तो चाइना आपकी मदद नहीं कर सकता। आपकी अगर कोई मदद करेगा तो वो हिंदुस्तान कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको फिर कुछ इकदाम लेने होंगे। मगर हिंदुस्तान तो बात करने को तैयार नहीं है। वो लोग तो, जिनसे भी मेरी नहीं बात नहीं, होती वो है, वो है कहते हैं तैयार। हम इंटरेस्टेड नहीं है। हिंदुस्तान, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये प्रोपेगेंडा है। हाँ। ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। हिंदुस्तान बिल्कुल बात करने के लिए तैयार है। मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पहली दफा तो उन्होंने कहा था कि आओ मुकाबला करें, हाँ। एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, कौन जल्दी गुर्बत मिटाता है, कौन जल्दी हाँ। तरक्की करता है, इस चीज का मुकाबला करते हैं। लेकिन वो, उसका मतलब ये है कि भाई हम वी आर विलिंग टू कोऑपरेट एंड टू बी फ्रेंडली विद यू, लेकिन पाकिस्तान जो है वो नहीं, उसकी जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि उनकी रोटी बंद हो जाएगी। देखे ना, ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है कश्मीर की और जम्मू की, सियालकोट की, यहाँ से तो ट्रेड हो रही थी हमारी, शुरू हो गई, तो बंद किसने की? इमरान खान ने, पाकिस्तान ने, 2019 में, जिसके बाद हम भूखे मर रहे हैं कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में। तो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए ये कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको, और वो आपको बचा लेगा इंडिया, क्योंकि आपका जो पॉपुलेशन जो है वो यूपी की पॉपुलेशन जितनी भी नहीं है, समझ आई ना? तो आपको रोटी खिलाना और ये चीजें करना कोई मसला नहीं है इंडिया के लिए, और फिर आपकी हेल्प करेंगे वो, कि आप इंडस्ट्री, आप जो आई मशीनरी विश है वो ऐसा सारी हो। इंडिया से खरीद सकते हैं। मगर आप नहीं, आई विश के ऐसा हो, लेकिन आप खुद ही तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो मिलिट्री के लोग हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो ऐसा होने नहीं दे रहे। और जाहिर है भारत की तरफ से भी कुछ लोग कोल्ड शोल्डर ही बता रहे हैं तो फिलहाल तो। फिर इशारा समझो ना फिर, कि जो नहीं होने दे रहे उनको हटाओ। हाँ। हटाओ फौज को, जर्नैलों को हटाओ रास्ते से। कौन हटाएगा सर? आप, मेरी गर्दन पतली लग रही है आपको, मेरी सुपारी तो नहीं ली? नहीं नहीं, मुझे बताएं, इन लोगों की जो इतना होल्ड है, इनको भला कौन साइड लाइन कर पाएगा? अवाम 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 इनके खिलाफ बगावत कर सकती है। अवाम की ताकत के सिवाय और कोई ताकत जो है वो इस वक्त आपको फौज से निजात नहीं तो दिला ये सकती। चाइना के साथ जो ये कहते रहे कि जी सी पैक बना रहे, 10 साल के बाद केक भी काटा गया, काम कोई नहीं हुआ। आपने भी जैसे कहा गवादर में अभी जो बारिश हुई थी क्या हाल हुआ है, तो चाइना का तो पैसा डूब ही गया ना। चाइना का पैसा डूब गया, लेकिन चाइना के पास तो इतना पैसा है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पड़े हुए हैं, तो उनको क्या फर्क पड़ता है अगर 1 बिलियन डूब गया, 60 बिलियन डूब गया, उनको कोई टेंशन नहीं है। वो बहुत आपसे निकाल लेंगे पैसे, उनका कोई मसला नहीं, वो और तरीकों से पैसा निकाल लेंगे। मगर सी पैक के मुकाबले में चाबार पोर्ट भी तो बन रहा है, और वहां पे भारत और हाँ, वो ईरान आप और मिस कर रहे अफगानिस्तान हैं सब ना, मिले हुए हैं। आप तो इसका क्या यू वैल्यू रह जाएगी सी पैक की? भाई, यू हैव मिस द बोट, और आप ताखीर कर रहे हैं। आप जो है अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और आप उनको मिस कर रहे हैं। सबसे बड़ी आपको मैं अपॉर्चुनिटी तो ये बताऊं, इंडिया से अफगानिस्तान जो माल जाता है और अफगानिस्तान से जो थोड़ा बहुत इंडिया आता है, आप उसको पाकिस्तान की जीटी रोड से गुजरने ही नहीं देते, तो आपको रेवेन्यू कहाँ से आएगा? वो रेवेन्यू आपने बंद कर दिया। रावी उन्होंने ले लिया, उनको ले लो पानी, साढ़े को पानी बड़ा अल्लाह दी रहम है, बारिशां बहुत होंगी ने साढ़े घर, यार शहबाज। तो ये चीजें हैं जिसका आपको सोचना चाहिए कि इनका क्या हल हो सकता है, कैसे किया जाए, ये सारा सोचना पड़ेगा। मगर कश्मीर का क्या होगा? कश्मीर का भी तो कोई हल नहीं निकल कश्मीर रहा। का कुछ नहीं होगा। कश्मीर का कुछ नहीं होगा। जिस दिन इंडिया की नीयत होगी उस दिन कश्मीर आजाद हो जाएगा, जिस दिन नीयत होगी। तो
वरना बयानात तो हमेशा से ही हर इंडियन पॉलिटिशियन ने कश्मीर पे बयान दिए हैं, जैसे पाकिस्तानी देते हैं। लेकिन जब भारत की नीयत होगी कि हमने हाँ कश्मीरियों की मदद करनी है, 77 साल से जो लोग भूखे मर रहे हैं, गुलामी में है, इनकी मदद करनी है, तो फिर दिनों का खेल है। लेकिन वो जब उनकी नीयत होगी तभी होगा। मैं और आप तो अब कश्मीर को आजाद नहीं कर सकते, शोर मचा सकते। अब ये दो पार्टीज जो मिलकर आई हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, ये पीपल्स पार्टी पीएमएलएन, इमरान खान को साइड पे किया है। अब कह रहे हैं कि जी इमरान खान की जान को खतरा है, लेकिन ये दोनों आर्टिफिशियल तरीके से जो मिले हैं, ये आपको कितनी दूर जाते दिखाई दे रहे हैं? ये दूर जा सकते हैं, ये जाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं मुझे, लेकिन ये भागते हुए नहीं जा रहे दूर, ये रेंगते हुए दूर जा रहे हैं। ये रेंग रेंग के चलेंगे, बहुत बुरा हाल होने वाला है। 3 महीने के बाद आप मेरा जब इंटरव्यू करेंगे, अगर आपने किया दोबारा, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि 3 महीने पहले मैंने आपको बताया था। बड़े ही लेकिन इससे बचने का कोई रास्ता तो होगा ना सर, इतना मतलब रास्ता इतना बताया ना यार, नेगेटिव। आपको बताया, हर लेकिन शो में लेकिन आपको मैं रास्ता बताता हूँ। क्या, कि बस ये इनको फौज एजेंसीज को साइड पे कर दें, बस यही हाँ, हल है? इनको हटा के हकीकी नुमाइंदा हुकूमत एम्पावर्ड जो हो, अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आए, फौज को सियासत से अलहदा करो, फौज के जितने कारोबार हैं, जितने इनके बिजनेसेस हैं, सबको नेशनलाइज किया जाए, सबको नेशनलाइज करें। फौज का काम नहीं है ये, उनको नेशनलाइज करें, कौमी मलकियत मिले, हम्म। उसका जो पैदावार है उससे कौमी खजाने को भरें, उसकी उसकी फरोख्त करके। टैक्स जो उसके ऊपर लगता है, वो टैक्स भी जो है आपके रेवेन्यू में आए, और फिर आप बैठकर हिंदुस्तान से बात करें। भाई यूरोप में 100 100 साल यहाँ मुल्क मुल्क आपस में लड़े हैं, आज बॉर्डर ही कोई नहीं है। आप हम्म। फ्रांस से गाड़ी में बैठे हैं, आपको पता नहीं लगता कब आप जर्मनी में दाखिल हो गए। छोटी सी फटी लगी होती है, वेलकम टू जर्मनी, डॉइचलैंड। तो हॉलैंड से निकले तो बेल्जियम पहुंच जाते हैं, वही सड़क है, दूर फटी लगी है, वेलकम टू बेल्जियम। कोई चेक नहीं, कोई कुछ नहीं। सर गड्डी सिविलाइज बनाई किस्म के है ना लोग हैं उन्होंने। ना, हमारे जैसे जंगली होते तो शायद वो आज भी लड़ रहे होते। नहीं, ये भी जंगली थे। सिविलाइज कंट्रीज हाँ, कहलाती है ये ना भी वो तो। जंगली ही थे ना, ये यूरोप वाले भी तो पहले जंगली थे, लेकिन इनके अंदर फिर कुछ कदावर लोग पैदा हुए, जिन्होंने फिर लड़ाई लड़ी अपनी अपनी। ये चीज पाकिस्तान में कोई लीडर आपको लगता है, जैसे आप कह रहे हैं कदावर, कोई लीडर इस वक्त है जो आपको लगता है वाकई में ये कुछ कर सकता है? कोई भी नहीं है। ना पुराना ना नया, कोई नहीं। कोई लग तो ये रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को लेकर आएंगे प्राइम मिनिस्टर बना के, लेकिन खैर उनका वो अब्बा की वजह से आ जाएंगे मेरे ख्याल है, लेकिन ऐसा नहीं, लीडर वो आपको बिलावल भी पाकिस्तान में नहीं इस कर वक्त कोई नहीं सकता, है? बिलावल भी नहीं करेगा कुछ। बिलावल की सोच भी फ्यूडल है, उसकी तरबियत भी एक फ्यूडल लॉर्ड की तरह हुई है। उसका उठना बैठना, चाल ढाल, सारा कुछ माइंड सेट। उसने कोई किताब ही नहीं लिखी, उसने कोई थीसिस नहीं लिखा, उसने कोई पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर कुछ नहीं किया। हाँ, हम इतने घर बनाएंगे, और तू मिस्त्री है यार, तू मिस्त्री है, इतने 30 लाख घर बनाएंगे हम, इतने लोगों को रोजगार देंगे। तू वो है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है तेरी, रिक्रूटिंग एजेंसी है? क्या स्टूपिड लोग हैं ये, कोई विजन नहीं है। स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री को कैसे करना है, स्मॉल इंडस्ट्री को कैसे करना है, नेशनलाइजेशन कैसे करनी है, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर को कैसे मेंटेन करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे करनी है, इरिगेशन सिस्टम को कैसे अपग्रेड करना है, थ्रेशर्स, तो ट्रैक्टर्स। ये तो हर एक कहता है ना सर, ये कहानी तो इमरान खान ने भी सुनाई थी, 1 करोड़ नौकरियां ले आऊंगा, 50 लाख घर बना वही दूंगा। तो कह रहा हूँ ना, ले आऊंगा कहाँ से ले आऊंगा। हम्म। ये तो सब बोलते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये क्या है, ये रिक्रूटिंग एजेंसियां हैं इनकी। वो भी कहता था हम 50 लाख के पता नहीं कितने हाँ। घर बना के देंगे, मिस्त्री हैं ये हम्म। लोग। ये विजन है। लोगों को आपने आदी बना दिया है रिश्वत खाने का। हम्म। वोटर को भी आप रिश्वत दे रहे हैं, 50 लाख घर मिलेगा, वो कहता शायद मुझे ही मिल जाए। मेरे जैसा वोटर हो ना फिर भी बाहर ना जाए वोट डालने, तो कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये सिर्फ बातें करते, काम नहीं करते ये लोग। लेकिन नहीं नहीं, खैर, कुछ भी नहीं। सर देखते हैं काम शायद करते हैं कुछ। अपने लिए, अवाम के हाँ, लिए नहीं, अपने लिए काम करते
यही फर्क है सर भारत और पाकिस्तान में कि उनके पॉलिटिशियन जो काम बिल, करते हैं वो उनकी कंट्री में नजर आता है, हमारे जो करते हैं वो उनके घरों में नजर आता है, कंट्री में बिल्कुल नजर सही, नहीं आता। यही बात। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।